तू शाहीन है बसेरा है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मंजूर डार। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आप जानते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ शख्सियात से आपको रूबरू करवाते ही रहते हैं, लेकिन आज भी हम आपको एक अहम शख्सियात से रूबरू करवाते जा रहे हैं जो दुनियाई तालीम के साथ साथ यूँ कहें तो कि ऐसे फील्ड उन्होंने चुना है जिसमें वो बहुत सारी मुश्किलातों के साथ साथ अपनी पढ़ाई के सिलसिले से भी वाबस्ता रहे हैं। जी हाँ, हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं साहिल मोहिउद्दीन से, जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ रखे हैं। इसके हवाले से हम आपको बता दें, बहुत सारे हमारे नाजरीन इन्हें जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दें हम साहिल साहब के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दें कि ये पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका ताल्लुक असल में सिंगिंग से है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई के सिलसिले को कहीं पे रोक नहीं दिया, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहे, उस सिलसिले में ये तरक्की करते रहे। और इन्होंने ये पहले ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने JKSSB क्वालिफाई किया है और प्रेजेंटली ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस कल्चरल यूनिट कश्मीर में इस वक्त ये अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके एल्बम्स भी आपने देखे होंगे। इसका एक एल्बम 2021 में बहुत ज़्यादा मकबूल रहा, जो इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद इशफाक कावा गाया था, और इसने लगभग 7 लाख के आसपास जो व्यूज़ है यूट्यूब पे अचीव की, और ये जो एल्बम था आंखमा के नाम से मशहूर हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इनका जो दूसरा एक एल्बम है वो जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसका नाम फैरान है, वो जल्दी ही रिलीज होगा। और अवार्ड्स की बात करें तो इनका ताल्लुक असल में नॉर्थ कश्मीर के जहामा बारामुल्ला से है, और इन्होंने बेस्ट सिंगर अवार्ड 2015 में अचीव किया। और प्रेजेंटली जो बड़ी बात है, इन्होंने रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी से उर्दू में PG भी कंप्लीट किया है। साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, कश्मीर क्राउन की पूरी टीम का, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। साहिल साहब, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि इब्तिदाई ज़िंदगी की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं हमारे नाजरीन को। हालांकि आपके जो बहुत सारे नाजरीन आपको जानते भी होंगे, लेकिन इब्तिदाई मरहले में आपकी तालीम कहाँ से शुरू हुई, तो उसके बाद ये सिंगिंग का शौक़ आप में कैसे आओ, इसके हवाले से बता दीजिए। बेसिकली बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो मुझे पहले जानते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। तो उनके लिए मेरा नाम है साहिल मोहिउद्दीन, और मैं बारामूला के एक छोटे से गांव जिसका नाम जहामा है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो जहाँ तक मौसीकी का सवाल आपने किया कि मौसीकी का शौक़ आपको कैसे हुआ, तो ये बचपन से ही था, बिकॉज़ मेरे जो एंसेस्टर्स हैं वो भी इस फील्ड से थोड़े ना थोड़े उनकी वाकफियत थी। और उसके बाद जो है 6th स्टैंडर्ड, जब मैं 6th क्लास में था, तो तब से लेकर आज तक मेरे एक दिल में वो म्यूज़िक का जो शौक़ है, मौसीकी का जो शौक़ है, वो उभरता गया। और 6th से जो है मैंने अपनी जो स्टार्टिंग की है मौसीकी में, वो मैंने एज नात खान, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस टाइम मैं स्कूल में जो है नात कंपटीशन हुआ करता था, तो उस समय मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो फिर धीरे धीरे जो है मुझे ये थोड़ा समझ में आया, लोगों का रिस्पांस अच्छा मिला कि आपके पास जो है आपके पास एक टैलेंट है, आप में वॉइस क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो फिर मैंने अपनी वॉइस क्वालिटी को जो है वो प्रॉपर यूज़ किया, और तब से लेकर आज तक मैं फिर म्यूज़िक फील्ड। तो लगभग साहिल साहब कितने अरसे से आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं? लगभग ऑलमोस्ट 15 साल से। हाँ, मैंने आपको पहले ही कहा कि जब मैं 6th क्लास में पढ़ रहा था, तब से लेकर आज तक मैं इस फील्ड में हूँ, सिंगिंग फील्ड में। तो सिंगिंग फील्ड के साथ वाबस्ता रहना, और इसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना, स्टडी को ना छोड़ना और जॉब भी करना, तो ऐसा कुछ मामला तो आपको टफ नहीं लगता है? किस तरह आप मैनेज करते हैं ये सब? देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूँगा तो 10th, जब मैंने 10th क्वालिफाई किया, आई वॉज द फर्स्ट बॉय फ्रॉम माई विलेज जिसने जो है 400+ मार्क्स उस टाइम 2011 में मैंने अचीव किए। तो हर एक मुझे यही कहता था कि आप मेडिकल लो, नॉन मेडिकल लो, बट मेरा एक पैशन था, मेरा एक शौक़ था कि नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, बल्कि मुझे जो है म्यूज़िक फील्ड में जाना है। तो मैंने 405 मार्क्स अचीव करने के बाद भी जो है किसी का नहीं सुना, क्योंकि मुझे एक वो चाहत थी कि मैं सिंगिंग फील्ड में जाऊँ। तो फिर मैंने उसके बाद जो है आर्ट्स सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया, और उसके बाद 12th
क्वालिफाई करने के बाद मैं चला गया म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। वहाँ मैंने 2 साल दिए एज प्रॉपर गाइडेंस में। बट अनफॉर्चुनेटली 2014 में ये हुआ कि फ्लड्स आए और ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं फिर वहाँ पे जो है अपनी बैचलर्स को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो मैंने फिर वहाँ अधूरा छोड़ा और मैंने फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला में एडमिशन किया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो है मैंने अपने म्यूज़िक को जो है वो अवॉइड नहीं किया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने म्यूज़िक को भी कंटिन्यू किया। ये भी जानना चाहेंगे आपसे शौकत साहब, जो आप अभी कह रहे हैं, जिस मुकाम पे आप खड़े हैं इस वक्त इस म्यूज़िक के फील्ड में और बहुत प्राउड भी आप खुद पे महसूस करते होंगे, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे, किसको इस कामयाबी का क्रेडिट देना चाहेंगे आप आज? देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ किसी को तो वो मेरे पेरेंट्स है। और एंड उसके बाद जब मैं 10th मैंने क्वालिफाई किया या जब मैं 8th क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल ख्वाजाबाग में पढ़ने गया तो वहाँ पे मुझे जो है अच्छी तरह से वहाँ पे बूस्टिंग मिली। और वहाँ पे जो मेरे टीचर्स हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, पूरा गाइड किया मुझे कि आप में वॉइस क्वालिटी, वॉइस ट्यून आप में जो है वो अच्छा है कि आप इसी में कंटिन्यू करो। वहाँ से लेकर आज तक मुझे जो है हमेशा यही लोगों का रिस्पांस आया है कि माशाल्लाह। आपने साल साहब बोला कि मैंने सबसे पहले नात बहुत अच्छा पढ़ता था, तो कोई ऐसा नात जो आप ज़्यादा स्कूल में पढ़ते थे जिसको आप बार बार दोहराना आपको अच्छा लगता था, वो आप प्लीज़ हमारे नाजरीन को सुनाएं। जी, एक बचपन का एक नात में पढ़ता था तो वो मैं थोड़ा नाजरीन को वो सुनाऊंगा। दिल छूं परा जिगर परा सल्ले अला मुहम्मदिन। दिल छूं परा जिगर परा सल्ले अला मुहम्मदिन। ये एक नात था जो मैं बचपन में ही पढ़ा करता था। तो बहुत अच्छा, बहुत खूब। जो हाँ, गोया कि यही एक नात था जिससे आपने शुरुआत की और फिर उसके बाद सिंगिंग में आप आए और इस वक्त इस मुकाम पे। सबसे पहला जो एल्बम आपने रिकॉर्ड किया था स्टूडियो में वो कौन सा एल्बम था साहिल साहब? देखिए, अगर ऑफिशियली मैं अपने एल्बम्स की बात करूँगा, ऑफिशियली जो मैंने पहला एल्बम है वो मैंने 2021 इन कोलैबोरेशन विद हमारे जो रिनाउंडेड यहाँ पे सिंगर है अभी प्रेजेंट में इशफाक कावा, उनके साथ मैंने गाया। आखमा है उसका नाम। तो वो बहुत ही मकबूल हुआ। वो मेरा पहला ऑफिशियल एल्बम था। तो कैसा फील हुआ उस टाइम जब आपको स्टूडियो में किसी अच्छे सिंगर के साथ ये रिकॉर्ड करने का मौका मिला? क्या फीलिंग्स थी उस वक्त, क्या जज्बात थे, वो प्लीज़ बताएं आप। इससे पहले भी मैं स्टूडियो में काम कर चुका हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे एक दोस्त है फिरदौस साहब, उसके साथ भी मैंने काम किया है। लेकिन जिस तरह से फिर वो ऑफिशियली एक सॉन्ग बनाना या फिर वैसा रिव्यू, वैसा उसको लोगों का सपोर्ट मिलना, तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वो बात थी। चलिए, ये भी जानना चाहेंगे आपसे साहिल साहब, जो भी कामयाबी होती है उस कामयाबी तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए तकदो की ज़रूरत होती है, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है और ज़िंदगी में किसी गोल को अचीव करना आसान नहीं होता है। इसमें उतार चढ़ाव ज़रूर आते हैं। कोई ऐसी ज़िंदगी के मरहले जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, मुझे सिंगिंग छोड़ देना चाहिए, या लोगों से आपको बातें सुननी पड़ी कि यार ये सिंगर बना बैठा है, ऐसा कुछ आपको सुनना मिला, तो किस तरह आपने ये सब चीज़ें अवॉइड की और आप अपने गोल की तरफ टिके रहे? आपको लगा नहीं, मुझे उस गोल तक पहुँचना है और उस गोल तक मुझे पहुँचने के लिए कुछ भी करना पड़े, मुझे वो सब अवॉइड करना है, और आज माशाल्लाह आप उस गोल तक पहुँच चुके हैं। देखिए, मैं आपको अपनी बात बताऊंगा। हर किसी की लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते जाते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि अप्स एंड डाउन्स म्यूज़िक फील्ड में मुझे आए, और एक वक्त ऐसा आया जब मैंने सोचा कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक को अवॉइड करना है। मैंने म्यूज़िक को अवॉइड किया भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप एकेडमिक जो है उसको भी कंटिन्यू करो, लेकिन म्यूज़िक को आप अवॉइड मत करो। हालांकि मैंने एक 1.5 महीने जो है म्यूज़िक को अवॉइड किया,
एंड फिर उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे सिविल सर्विसेज है उसमें मैं फिर पढ़ाई मैंने जो है वो स्टार्ट की। और पढ़ते पढ़ते मुझे एक शख्स पे नज़र पड़ी। व्हेन आई रेड अबाउट सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो पहले शख्स ऐसे है हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान उस समय जो है 19th सेंचुरी की बात है। उस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश एक ही कंट्री हुआ करती थी जिसको हम हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। जब मैंने सत्येंद्र नाथ टैगोर के बारे में पढ़ा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर वो पहले ऐसे शख्स थे हिंदुस्तान के जिसने ICS एग्ज़ाम जो है इंडियन सिविल सर्विसेज उसको क्वालिफाई किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं फिर से इसको स्टडी करूं। फिर मैंने उसको डीपली स्टडी किया तो फिर मैंने ये जाना कि सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है। और फिर मैंने ये भी जाना कि सत्येंद्र नाथ टैगोर ICS क्वालिफाई करने के साथ साथ वो एक बेस्ट कंपोज़र उस वक्त के हमारे यहाँ हिंदुस्तान में थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है ये एक कंपोज़र है, ये म्यूज़िक के साथ वाबस्ता है, ये शायरी के साथ वाबस्ता है, इसने ऐसे किया तो मैं क्यों अपनी ये जो म्यूज़िक है मैं क्यों छोड़ूंगा। तो फिर मैं उनसे इंस्पायर हुआ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे म्यूज़िक नहीं छोड़ना है, बल्कि मैं म्यूज़िक को भी कंटिन्यू करूँगा और अपनी स्टडी जो है उसको भी कंटिन्यू करूँगा। और फिर मैंने इनको जो है वो पार्लर किया। क्योंकि ये ऐसा फील्ड ही है साहिल साहब जहाँ पर आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं जब आप इब्तिदाई मरहले में होते हैं, जब आपकी स्टार्टिंग होती है। कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं, जो आपको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, जो आपको लोगों से या दोस्तों से या अपनों से सुनने को मिली? अभी भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सॉन्ग अपलोड करते हैं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सॉन्ग में जो है 100 कमेंट्स आते हैं तो उनमें 60 कमेंट्स ऐसे होते हैं जो बैड कमेंट्स होते हैं या जिनको हम नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात को ठान ली है कि जब भी मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं मैं उनको दिल से लेता हूँ। मैं फिर ये देखता हूँ कि नेगेटिव कमेंट्स किस बेस पे आए, जिस बेस पे वो आए हैं फिर मैं उनको जो है उनको वो दूर करने की कोशिश करता हूँ। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी जगह पे किसी भाई ने या किसी और ने जो है वो मुझे बैड कमेंट की तो किस लेवल पे इसने बैड कमेंट की, तो फिर मैं उनको जो है फिर मैं सोचता हूँ कि किस तरह से ये जो है ये कमेंट्स या ये जो उनकी व्यू पॉइंट्स है इनको कैसे मैं दूर करूँ, फिर मैं उस पर वर्क करता हूँ। तो माशाल्लाह ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि 2015 में आपने नॉर्थ कश्मीर से बेस्ट सिंगिंग अवार्ड हासिल किया है, तो ये कैसे आपने हासिल किया और उस वक्त ये आपकी ज़िंदगी के इस सिंगिंग शोबे की पहली ऐसी कामयाबी थी और उस वक्त आपने कैसा महसूस किया? जी एक्चुअली ये जो बात है 2015 में जब सामापा फेस्टिवल जो है वो पंडित भजन सोपुरी साहब यहाँ पे वो मुनक्किद करते थे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ बारामूला में, और गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज बारामूला में मैं उस वक्त रिसेंटली मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। तो फिर वहाँ पे भी ये हुआ कि मुझे वहाँ पे पहली बार जो है स्टेज अच्छा स्टेज मिला जब मैं यहाँ से गया म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट से। फिर वहाँ मैंने जो है पार्टिसिपेट किया इसमें समापा फेस्टिवल में, और फिर पंडित साहब की और उनकी तरफ से जो है वो मुझे नॉर्थ कश्मीर का बेस्ट सिंगर। इस दिन कौन सा सॉन्ग आपने गाया था जिस पे आपको ये डिक्लेयर किया गया आप नॉर्थ कश्मीर के बेस्ट सिंगर हैं? उस दिन मैंने एक गज़ल गाई थी। हाँ, ज़रा आप वो हमारे नाज़रीन को, ताकि हमारे नाज़रीन मुझे लगता है बोर हो गए होंगे क्योंकि बातचीत ही थोड़ी लंबी होती जा रही है, क्योंकि ज़िंदगी के जो मरहले हैं, ज़िंदगी की जो बायोग्राफी, इसको बयां करने में बहुत सारा टाइम लगता है। इसलिए हम चाहेंगे कि साहिल साहब वो सॉन्ग आपके सामने बयां करेंगे, वो गुनगुनाएंगे जिस पे इन्हें ज़िंदगी में पहली बार बेस्ट सिंगिंग अवार्ड नॉर्थ कश्मीर का मिला। साहिल साहब प्लीज़ ये शुरू कीजिए। तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। दो पल की जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। वाह, बहुत अच्छा साहिल साहब। और आगे बढ़ते हैं, इस अवार्ड के बाद आपने जो स्कूली तालीम है उसको भी जारी रखा, और किस तरीके से आप ये सब मैनेज करते थे? एक तरफ से जो आपका असल में जुनून था सिंगिंग का, और दूसरी तरफ से जो आपने ये पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा, उसके बाद जॉब भी, तो किस तरीके से आप ये सब मैनेज कर लेते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल जब भी मेरी स्कूल वर्किंग हुआ करती थी, तो मैं बचपन में थोड़ा आपको वहाँ ले जाऊँगा। तो जो भी हमारी स्कूल वर्किंग हुआ करती थी, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो सबसे पहले जो है प्रायोरिटी में देता था स्कूल वर्किंग को। सबसे पहले मैं स्कूल वर्क करता था, एंड उसके बाद जो है कंटिन्यूटी मैंने की है। फॉर एग्जांपल अगर मैं म्यूज़िक में जाना चाहता था तो मैंने हमेशा यही किया है, आधा आधा घंटा में हमेशा म्यूज़िक को देता, चाहे लिसनिंग में, चाहे वो खुद गाने में, चाहे म्यूजिक बनाने में। यानी आपने टाइम टेबल मेंटेन करके रखा? टाइम टेबल मैंने मेंटेन करके रखा, और तब से लेकर आज तक मैं ऐसा ही करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर अभी जॉब की बात है, जॉब भी मैं करता हूँ, यहाँ से फिर घर जाता हूँ, घर में भी थोड़ा रियाज व्याज करता हूँ, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा, तो वो मैं मैनेज करता हूँ। तो आने वाला जो आपका एल्बम है, तो उस हवाले से भी बता दें, ये कब रिलीज़ होने वाला है, और इसके जो लाइन्स है, इब्तिदाई लाइन्स, वो भी हमारे नाज़रीन को प्लीज़ बता दें। आने वाला जो हमारा दूसरा एल्बम है वो है फेरान। मैं आपको एक इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। फेरान जो है ये हमारा एक नया प्रोजेक्ट है। एक्चुअली जो सॉन्ग फेरान है ये मैंने उस टाइम लिखा है जब मैं 11th क्लास में पढ़ रहा था, और तब से लेकर आज तक मैं थोड़ा बिजी था एकेडमिक फील्ड में। मुझे टाइम नहीं मिला कि इसको रिकॉर्ड करूँ, और आई थिंक बिफोर सम मंथ्स मुझे ये लगा कि नहीं, अब थोड़ी सेटलमेंट भी हो गई है, तो अब मैं इस सॉन्ग को जो है, ये जो मेरा एक बचपन का वो मोटिव है, अब मैं इसको ये क्लियर करूं, अब मैं इसको अच्छी तरह से गाऊं और स्टूडियो रिकॉर्ड करूं। और फिर मैंने जो है इसको स्टूडियो रिकॉर्ड किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये रिलीज़ होगा, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो इसकी जो इब्तिदाई लाइन्स हैं थोड़ा बहुत वो भी बता दें, ताकि जो नाजरीन उसको सुनना चाहते हैं। इसकी कुछ लाइंस में जो है सुनाना चाहता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम जो है सॉन्ग को रिवील करने से पहले हम सॉन्ग लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि ये थोड़ी सस्पेंस होती है। अलबत्ता इसका जो अंतरा है वो मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल। एक लाइन है इसकी। खतनी चानन फ्यूर ये दीवान छुस ओशुम मेंदरी वसा, खतनी चानन फ्यूर ये दीवान छुस ओशुम मेंदरी वसा, हक कास्ब बवित में कुछ छुम सहारो। इसकी क्रॉस लाइन है, ये थोड़ा सस्पेंस। अच्छा, ठीक। इसमें आपने बोला कि खतनी चानन, ये कौन है? ये खास तौर पर ये खतनी चानन, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दें। ये एक ये राज की बात है। चलिए, एक्चुअली हमने ये मुनासिब जाना कि ये जो सॉन्ग है ये बेसिकली इट्स बेस्ड अपॉन ट्रू लव स्टोरी। ये एक ट्रू लव स्टोरी है जिसको अभी तक रिवील नहीं किया गया। हाँ, ये आपकी अपनी जाती ट्रू लव मेरी नहीं, किसी की है। चलिए, जो हम अभी रिवील करना चाहते हैं थ्रू एक्टिंग। हमारे मॉडल्स जो है इसमें जिन्होंने एक्टिंग की है, और लोगों तक हम इसी को अब लाना चाहते हैं। चलिए, हमारे प्रोग्राम का बहुत टाइम हो चुका है। साहिल साहब, जाते जाते आपसे कुछ बातें चाहेंगे, आपसे कुछ ऐसी हकीकत चाहेंगे, जो मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे उन नाजरीन को जो चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स, हमारी स्टूडियो में नई नई ऐसी शख्सियात को मदऊ करना हमारा यही मोटिव होता है कि हमारी यंग जनरेशन की तरफ ऐसी मैसेज जाए, ऐसे मोटिवेटेड लोगों के साथ उन्हें मिलवाए, ऐसे मोटिवेटेड लोगों के साथ उन्हें रूबरू करवाए, ताकि जो भी बाकी कामों की तरफ जा रहे हैं, जो भी हौसला हार रहे हैं, जो भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको
हिम्मत नहीं आ रही आगे जाने की, कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि आपको उन लोगों से रूबरू करवाएं जो ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो ज़रूर आते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों को अचीव करते हैं, इन्हें साइड में रखते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी, अपनी गोल्स को अचीव करने में एक अहम रोल अदा करते हैं। उनमें से ही आज के जो हमारे मेहमान थे वो साहिल मोहिउद्दीन साहब थे। और साहिल साहब, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज रहेगी उन नौजवानों के लिए जो ज़िंदगी में हिम्मत हार बैठे हैं, जो ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि आसानी से हमें कामयाबी मिल जाए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं एक अल्लामा इकबाल का एक शेर अपने नाज़रीन को सुनाना चाहता हूँ, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में जो हिम्मत हारते हैं, जो सुसाइड करते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं कि अभी हमने हिम्मत हारी है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये इट्स इम्पॉसिबल। हर कोई चीज़ जो है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन आप में वो गट्स होने चाहिए, आप में वो विल होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है। मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर, बहुत ही मशहूर शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। यानी अल्लामा इकबाल हमें इस चीज़ से बावर कराना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे, हम एक लॉबी में होते हैं, हम एक रूम में होते हैं, हमें यही पता होता है कि चार दीवारी है, बस इतना ही दुनिया है। नहीं, अगर आप में किसी टाइम आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने अब हिम्मत हारी है, कोई भी चीज़ आपके साथ स्ट्राइक करे, अभी आपको लगेगा कि हमने हिम्मत हारी है, कि अभी कुछ नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप देखो, अगर आपके दीवार के अंदर वो आपको जो है वो आपको जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो हिंड्रेंसेस है, वो आपको सताती है, बल्कि हम आपको ये कहते हैं कि जिस तरह से मुझे अपनी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स आई, वो हिंड्रेंसेस आई, वो अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। अपनी ज़िंदगी में आप भी कभी गिव अप ना करो, बल्कि आप उन चार दीवारों के बाहर आ जाओ, और बाहर भी बहुत ऐसी दुनिया है जो आपका वेट कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल मोहिउद्दीन साहब। आज के हमारे मेहमान जो थे, जिन्होंने हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाया था, साहिल मोहिउद्दीन जो कि एक अच्छे सिंगर हैं और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। ये ऐसे ऑस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने, एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नार्थ कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, नार्थ कश्मीर के जहां बारामूला में ये रहते हैं, और ऐसे ये पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने JKSSB में सिलेक्शन पाई और अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये सिंगिंग शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी सिंगिंग जो सिलसिला है वो जारी और सारी रखे हुए हैं, और उसमें भी ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसमें भी ये कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और जल्द ही इनका जो एक नया एल्बम है वो भी आने वाला है, जिसके बारे में साहिल साहब ने आपको बता दिया। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। बारिश हो या बर्फ, आंधी हो या तूफान, अब पावर बैकअप के लिए नहीं होना परेशान। हनीफ मोटर्स के पास आए हैं एलिमेक्स पावर बैकअप जनरेटर्स। खरीदने के लिए विजिट करें हनीफ मोटर्स, MA रोड, श्रीनगर, या डायल करें 6006750045 या 9419011444।